हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। आज हम सेकंड टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि है एडवोकेट्स एक्ट 1961 से रिलेटेड। द नेम ऑफ द टॉपिक इन द सिलेबस इज प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स। बीसीआई इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले हम फैमिली लॉ यानी कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से 2024 तक के सारे डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ 5 पार्ट सीरीज। प्लेलिस्ट भी है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं देखा है जरूर देखो, बेयर एक्ट साथ में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो और एग्जाम क्रैक करो। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से मिला के तकरीबन 8 क्वेश्चन आते हैं। एडवोकेट्स एक्ट और ये बीसीआई रूल्स से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये दो टॉपिक्स अगर हमारे साथ कवर कर लेते हो, यू आर डन फॉर 12 क्वेश्चन। 100 में से 12 क्वेश्चन 100% सॉर्टेड से हो जाएंगे आपके लिए, विच इज अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो दिस विल बी अ 3 पार्ट सीरीज। ये पार्ट 1 है, ऐसे ही दो छोटे छोटे पार्ट्स और आएंगे। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज स्मॉल एज पॉसिबल ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको। सो अपना बेयर एक्ट उठा लो, एडवोकेट्स एक्ट रख लो अपने पास, बीसीआई के रूल्स रख लो एंड गेट स्टार्टेड। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ रोल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एन एप्लीकेशन इज मेड टू दी। अगर आपको रोल में अपना नाम ट्रांसफर कराना हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप एप्लीकेशन किसको दोगे? ए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बी, स्टेट बार काउंसिल वेयर वन इज एनरोल्ड। सी, स्टेट बार काउंसिल वेयर वन सीक्स ट्रांसफर। डी, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट वेयर वन इज एनरोल्ड। तो अब इसका करेक्ट आंसर है ए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो सेक्शन 18 में क्लियरली लिखा है, ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर, तो एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म विल बी गिवन टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has the authority to prescribe qualifications and disqualifications for membership of a bar council? बार काउंसिल की मेंबरशिप के लिए कौन प्रेस्क्राइब करता है कि क्या क्वालिफिकेशंस होंगी एंड क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी? ऑप्शंस देखते हैं। ए, स्टेट बार काउंसिल। बी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। The correct answer is A, State Bar Council. Section 10B, disqualification of members of Bar Council, clearly लिखा है, an elected member of a bar council shall be deemed to have been vacated his office if he is declared by bar council of which he is a member. ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई करना क्वालिफाई कौन तय करता है? स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट बार काउंसिल? स्टेट बार काउंसिल इनमें से कौन सी कमिटी नहीं बना सकता? स्पेशल कमिटी, डिसिप्लिनरी कमिटी, लीगल एड कमिटी या फिर लीगल एजुकेशन कमिटी? करेक्ट आंसर इज लीगल एजुकेशन कमिटी। इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो डिसिप्लिनरी कमिटी क्लियरली मेंशन्ड है, बार काउंसिल बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमिटीज बार काउंसिल बना सकता है, लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव कमिटी और एनरोलमेंट कमिटी भी बनाता है, ये मैं एडिशनल बता रही हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्लियरली लिखा है, लीगल एजुकेशन कमिटी बनाता है, तो ये एक ऑप्शन क्लियरली मेंशन्ड है कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बीसीआई केस डील्स विद द इशू ऑफ। देखो यहाँ पे केस लॉस काफी दिखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2014 के ऑनवर्ड्स हैं। तब जो बैराक्ट हमें ले जाना अलाउड होता था, पहले तो अपने नोट्स और बुक्स भी ले जाना अलाउड होता था एग्जाम में, और बैराक्ट्स में केस लॉस भी अलाउड होते थे, तो केस लॉस बहुत ज्यादा पूछे जाते थे तब। अभी भी पूछे जाते हैं, जो बहुत लैंडमार्क केसेस होते हैं वो तो हर हाल में पूछे जाते हैं, बट ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। अब आपको आता है तो आता है, आपने पढ़ा होगा तो आएगा, ये क्वेश्चन बैराक्ट से सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते टाइम ध्यान से देख लो, सुन लो, याद कर लो, समझ लो, वहां पे दिख जाए तो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बीसीआई केस किस बारे में था? प्रिस्क्राइबिंग प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग फॉर एडवोकेट्स। ऑप्शन बी, प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एन एडवोकेट। ऑप्शन सी, प्रिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म अटायर फॉर एडवोकेट्स अपियरिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। या फिर ऑप्शन डी, प्रिस्क्राइबिंग एज बार ऑन एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रिस्क्राइबिंग एज बार ऑन एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। एडवोकेट्स के एनरोलमेंट को लेकर एक एज बार इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी 45 के हो चुके हैं वो अब एनरोल नहीं हो सकते एज एन एडवोकेट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस इज अल्ट्रा वायस टू एडवोकेट्स एक्ट, एंड ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को भी वायलेट करता है, एंड इसको हटा दिया गया था। ये किस केस में हुआ था? इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
जनरल पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स इज envisaged अंडर विच सेक्शन? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बैराक खोलोगे इस आंसर देखो। सेक्शन 48, 49, 11 2 या 15 ए? द करेक्ट आंसर है सेक्शन 49। हम अंदर भी नहीं गए, डिटेल्स भी नहीं पढ़ी, हमने सीधे इंडेक्स देखा। सेक्शन 49 क्लियरली कहता है जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी इज एट्रीब्यूटेड टू, अब ये बेयर एक्ट में नहीं है, ये थ्योरी का पार्ट है। जस्टिस एबॉट पैरी, जस्टिस हीवर्ड, जस्टिस भगवती या जस्टिस ग्रे? करेक्ट आंसर इज जस्टिस एबॉट पैरी। इनकी बुक थी जिसका नाम था अ, ये सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। ठीक है, 1923 में लिखी थी। क्या है ये सेवन वर्च्यूज, देख लेते हैं। ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, विट, एलोक्वेंस, जजमेंट एंड फेलोशिप। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें यही दिए हुए थे और पूछा गया था कि कौन से सात हैं, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन अंडर एडवोकेट्स एक्ट स्पीक्स ऑफ डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। 35, 36, 37, 39? इंडेक्स खोलो, बेयर एक्ट देखो, आंसर इज सेक्शन 36, ऑप्शन बी, डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ बीसीआई। देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash of Advocates Act speaks about constitution of legal aid committees. Again, a direct question. 49, 9, 9A या 10A? Which section? Answer is section 9A. बेयर एक्ट अटैच नहीं किया है, जाके देखना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन अ केस लॉ। कौन सा फेमस केस था जिसमें ये हुआ? In the famous case, this issue has arisen whether the advocate had committed a professional misconduct by guilty of the offense of criminal contempt of the court for having interfered with and obstructed the court of justice by trying to threaten and overpower a witness by abusing the legal process, and this issue was interpreted under the Advocates Act. तो बेसिकली एक केस हुआ जिसमें ये बात उठी कि ये एडवोकेट का जो बिहेवियर है ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, क्योंकि उसने ऑफेंस कमिट किया है ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उसने कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर किया है और एक विटनेस को थ्रेटन करने की और ओवर पावर करने की कोशिश की है, लीगल प्रोसेस को अब्यूज किया है। कौन सा केस है? इसका करेक्ट आंसर इज ए, विनय चंद्र मिश्रा। ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन था। ओके, आगे चलते हैं। अगेन अ केस लॉ। मिसकंडक्ट वुड कवर एनी एक्ट that is unjustifiable or improper conduct, either in a professional or individual capacity, which a person of good repute and competence would reasonably regard as disgraceful or dishonorable. It may be noted that the scope of misconduct is not restricted by technical interpretations or acts of conduct. ये किस केस में प्रूव हुआ था? पहले हम समझ लेते हैं बात क्या की गई है। देखो, बात ये कही गई है, किसी केस में कही गई है कि मिसकंडक्ट जो है वो सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आप प्रोफेशनल स्पेस में है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आपकी डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी इंसान जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, कॉम्पिटेंस है, वो रीजनेबली डिसरिगार्ड करेगा ऐसे बिहेवियर को। और ये कहा गया है कि मिसकंडक्ट का स्कोप इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्निकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MV दभोलकर। आगे बढ़ते हैं। Retention of money deposited with the advocate for the decree holder after execution of the decree where the advocate was not entitled to it, कौन सा मिसकंडक्ट, किस केस में कहा गया कि ये मिसकंडक्ट है? कि आपके एडवोकेट के पास आपने पैसा जमा कराया था और डिग्री एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसके बाद भी एडवोकेट ने वो पैसा रखा है जिसपे उसका कोई हक नहीं है, तो ये एक मिसकंडक्ट माना जाता है। ठीक है, किस केस में ये बात हुई थी? आंसर इज ऑप्शन डी, प्रहलाद सरन गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगेन अ केस लॉ। डरो नहीं, शुरू में पहले पुराने टाइम में केस लॉज बहुत ज्यादा पूछे जाते थे और ये बहुत फेमस लैंडमार्क केसेस हैं, सो दे डू अज्यूम कि आप एडवोकेट्स एक्ट पढ़ के आ रहे होंगे। सो सिर्फ बेयर एक्ट नहीं, आप थोड़ा बहुत थ्योरी भी देख के जाओगे तो हो जाएगा। डरो नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस where the advocate of one of the parties was asking for continuous adjournment to the immense convenience of the opposite party। तो एक पार्टी थी बार बार केस एडजर्न करवा रही थी, ठीक है, जिससे दूसरी पार्टी को दिक्कत हो रही थी। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट seeking adjournment for postponing the date of hearing without being present without proper arrangements for examining such witnesses is a dereliction of duty that an advocate owed to the court amounting to misconduct। तो कोर्ट ने कहा कि ये मिसकंडक्ट अगर तुम जानबूझ के हरकत कर रहे हो। किस केस में कहा ये बात? ए, NG दास्ताने वर्सेस श्रीकांत एस शिंदे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं। अगला देखते हैं। स्टेट बार काउंसिल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35, तुरंत सेक्शन 35 खोलो एक्ट का। क्या अथॉरिटी है? ऑप्शन ए,
reprimand the advocate. Option B, suspend the advocate from practice for such period as it may deem fit. Option C, remove the name of the advocate from the state roll of advocates. या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम. करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम. बेयर एक्ट देखते हैं, सेक्शन 35 यहाँ अटैच्ड है. देखो, रेप्रीमेंड द एडवोकेट लिखा है, सस्पेंड फॉर अ पीरियड एज इट मे सीम फिट, रिमूव द नेम, तीनों चीजें यहाँ लिखी हैं. ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू regarding qualification for a person to be admitted on state roll maintained by state bar council? कौन सी बात सच नहीं है? ए, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 21 साल है. बी, इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए. सी, he must not have been convicted of an offense involving moral turpitude. D, he must not have been convicted of an offense under provisions of Untouchability Offences Act 1955. The correct answer is he must be an Indian citizen. अब सोचोगे ये कैसे? आओ देखते हैं. देखो, बेयर एक्ट देखो, सेक्शन 24 क्लियरली बोलता है कि कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज हर हाल में है. यहाँ पे भी सेक्शन 24 ए में लिखा हुआ है मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा. इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस, तो ये भी नहीं हो सकता. तो ऑटोमेटिकली 4 पॉइंट आंसर है. बट लॉजिक भी समझो. ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है, इसको देख के आगे मत बढ़ जाओ. इसके बाद लिखा है प्रोवाइडेड, बशर्ते, कंडीशन है that subject to the other provisions contained in this act, a national of any other country may be admitted as an advocate on a state roll if citizens of India duly qualified are permitted to practice law in that other country. अगर इंडिया के सिटीजन जो क्वालिफाइड हैं उनको उस कंट्री में प्रैक्टिस करना अलाउड है, तो उस कंट्री के इंसान को हम स्टेट बार में एसोसिएट एनरोल कर सकते हैं. यानी सिर्फ इंडियन सिटीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए आंसर इज बी, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. ये अनट्रू है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अगेन अ केस लॉ. बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल Bar Council of India rule which stipulated that persons aged 45 years and above could not be enrolled. अब भी हमने इसको पहले डिस्कस किया है. दिस इज द रिपीट क्वेश्चन. कौन सा केस था? ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन वीसी रंगादुराई वर्सेस डी गोपालन. क्या? An advocate who has been disbarred or suspended from practice must prove after expiration of a reasonable length of time that. ठीक है, क्या प्रूव करना है? A, he appreciates the insignificance of his dereliction. B, he has lived a consistent life of probity and integrity. C, he possesses good character necessary to guarantee uprightness and honor in professional dealings. या फिर D, the burden is on the applicant to establish that he is entitled to resume the privilege of practicing law without restrictions. इसका करेक्ट आंसर है सी. एक एडवोकेट जिसको डिसबार या सस्पेंड किया गया था उसे क्या प्रूव करना जरूरी है टाइम एक्सपायर होने के बाद? ये कि ही पोजेसेस गुड कैरेक्टर नेसेसरी टू गारंटी अपराइटनेस एंड ऑनर इन प्रोफेशनल डीलिंग्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. In which case did Supreme Court held that misconduct envisages breach of discipline? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिसकंडक्ट ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन है? आंसर इज बी, नोरतमल नोरटमल व चौरसिया वर्सेस एमआर मुरली 2004 का केस है. एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया था. ठीक है, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं भी एक्ट कर रहे हो तो भी आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. केस लॉ है. Which of the following cases is leading case in terms of deliberate delay in filing of the suit resulting in huge losses? जानबूझ के सूट फाइल करने में डिले करना जिससे सामने वाले को ह्यूज लॉसेस हो, ये किस केस में नोटिस किया गया था? केसेस प्रोफेसर कृष्णा राज गोस्वामी वर्सेस विश्वनाथ डी मुकाशिकर. ठीक है, अगला देखते हैं. Any person aggrieved by an order made by disciplinary committee of the Bar Council of India. State Bar Council और Bar Council of India अलग अलग होते हैं, ध्यान से पढ़ के करना. यहाँ पे BCI पूछा है. अंडर सेक्शन 36 एंड 37 अपील कहाँ कर सकते हैं एडवोकेट्स एक्ट में? तो बेसिकली डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगर कोई डिसीजन लिया है 36 और 37 सेक्शन के अंडर और किसी को उसके खिलाफ अपील करनी हो तो वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी स्टेट गवर्नमेंट या फिर डी सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट आंसर इज बी सुप्रीम कोर्ट. अब इसका आंसर सेक्शन 36 और 37 में नहीं दिया है, वहां तो फैसला लेने को लेके बात हो रही है. सेक्शन 38 में लिखा है अपील टू सुप्रीम कोर्ट कि अगर कोई इंसान
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमिटी के डिसीजन से अग्रीव्ड है 36 और 37 के अंदर, तो 60 डेज के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। What is the punishment for advocates if the established finding of the bar council is misappropriation? अगर ये हो कि आपने misappropriation किया है, misconduct किया है, तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या punishment होगी? A. Impose a fine. B. Name of the advocate will be struck off from the roll. C. Suspension from practice. या D. All of the above. Correct answer is D. All of the above. Conduct of advocate section 35 mentioned है। रेप्रीमेंट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, एडवोकेट को रिमूव कर सकते हैं। अब आप कहोगे फाइन क्लियरली लिखा नहीं है, बट फाइन एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि हो सकता है बहुत छोटी गलती हो तो फाइन लगा दिया जाए। इसलिए आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो हर हाल में है ना? तो आप बी और सी दोनों तो मार्क कर नहीं सकते, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वी आर डन विद पार्ट 1। इसके बाद 2 पार्ट्स और आएँगे एंड वील कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। दिस पार्ट हैड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू केस लॉज़ बिकॉज़ हम 2014 से 24 की तरफ जा रहे हैं इस बार, ठीक है? हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में हमने मिक्स रखा था और थोड़ा रिवर्स था, हम 24 से 14 की तरफ गए थे, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है? Stay tuned, keep watching, do like, share and subscribe if it's helping you. Do drop in your comments if you want me to cover something specifically. I'll try my best to do that. Thank you.